अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में वधंदड़ महांगाई खे कंट्रोल करण बाबति हुकूमत वटि का पॉलिसी नज़र नथी अचे। वेतर अवाम ते महांगाई जो बम किराइण लाइ नित नवां तरीक़ा इस्तेमाल कया पिया वञनि। ताज़ो ई IMF सां थियल मुआहिदे जा तफ़सील साम्हूं आया आहिनि, जंहिं मूजिबि वफ़ाक़ी हुकूमत IMF जे फरमाइश ते अवाम मथां महांगाई जो बम किराइण लाइ हिन वक़्तु तयारियूं करे पई ऐं उन बाबति मिनी बजट आणण जूं तयारियूं थियनि पियूं। मिनी बजट जो ड्राफ्ट पिणु तयारु कयो वियो आहे, जेको सुभाणे इहो इम्कान आहे त काबीना जी मंज़ूरी बाद क़ौमी असेंबली में आंदो वेंदो। मिनी बजट बिल तहत मुख़्तलिफ़ शोबनि खे GST में मिलियल छूट ख़त्म करे 350 अरब रुपयनि जूं इज़ाफ़ी टैक्सूं वसूल कयूं वेंदियूं। इहा पिणु तजवीज़ साम्हूं आई आहे त आम वापे जे शयुनि तोड़े मुख़्तलिफ़ शयुनि जूं क़ीमतूं इन मिनी बजट सां वधी वेंदियूं। बिल में तरक़ियाती बजट में 200 रुपयनि जी कटौती करण जी तजवीज़ बि शामिल आहे, जॾहिं त उन खां अलावा ईंदड़ 7 महीननि दौरान पेट्रोलियम मसनूआत जे ते पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जी मद में 356 अरब रुपया वसूल करण ऐं पेट्रोलियम लेवी वधाइण या घटि करण जा इख्तियार वज़ीर आज़म खे ॾियण ऐं उन समेत मुख़्तलिफ़ शयूं पिणु शामिल आहिनि। हिन हलंदड़ माली साल दौरान वसूलियुनि जो हदफ़ 5829 अरब रुपया मुक़ररु कयो वियो हो, जेको मिनी बजट में वधाए 6100 अरब रुपया कयो वेंदो, यानी कि वधीक टैक्स वरितो वेंदो ऐं उहो टैक्स बि GST जे थ्रू वरितो वेंदो ऐं इन बाबति इहो हदफ़ पिणु मुकमल कयो वियो आहे। तयारु कयल मिनी बजट ते मुस्लिम लीग नून तोड़े पीपल्स पार्टी पारां तनक़ीद कई पई वञे, जॾहिं त उन सां गॾोगॾु मिनी बजट अचण सां वाज़े तौर ते मुल्क में महांगाई जो हिकु नओं तूफ़ान अचण जो इम्कान पिणु आहे। उन खां अॻु हुकूमत 3 महीननि जे बजट खे हदफ़ खे हासिल करणु पंहिंजी वॾी कामयाबी करार ॾेई चुकी आहे, जे बाबति वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां बि ट्वीट ज़रिए इहो ॿुधायो वियो। पर उन जो जेको सभ खां वॾो हिसो हो, जेका कलेक्शन थी हुई, उहो आम माण्हुनि पारां ॾिनो वियो हो, जेको वाज़े तौर ते इनडायरेक्ट टैक्स ज़रिए ई वरितो वियो हो। गुज़िरियल साल 4000 अरब टैक्स जो हदफ़ रखियो वियो, जेको बाद में वधायो वियो। हिन साल पहिरियां 5400 टैक्स हदफ़ रखियो वियो, जंहिंखे बाद में वधाए 5829 अरब रुपया कयो वियो ऐं हाणे मिनी बजट ज़रिए उनखे बि वधाए 6100 जे लॻभॻि हदफ़ रखण जो इम्कान वाज़े तौर ते ज़ाहिर कयो पियो वञे। इन मामले ते जेके हुकूमत आहे उहा मुसलसल ग़लति बयानी करे पई। शौकत तरीन पारां कुझु ॾींहं पहिरियां ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो वियो त हू के बि नवां टैक्स न हणंदा, पर नवनि टैक्सनि बाबति कंफर्मेशन कुझु ॾींहंनि में ई साम्हूं अची चुकी आहे। इन जो वॾो दारोमदार जनरल सेल्स टैक्स यानी कि GST मां ई हूंदो, जेको सिधो सौ अवाम ते पवंदो ऐं उन जो जेको पैसा आहिनि उहे अवाम खे ई भरणा पवंदा। ॿिए पासे PTI हुकूमत इक़्तिदार में अचण खां अॻु तोड़े इलेक्शन मैनिफेस्टो में अवाम खे इहो ॿुधायो त PTI मुल्क मां करप्शन जो ख़ात्मो कंदी। साॻी ॻाल्हि जो राग आलापींदे हिन वक़्तु बि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तोड़े काबीना जा मेंबर नज़र ईंदा आहिनि, जिन हुकूमत जा 3 साल सिर्फ़ मुख़ालिफ़ दुर खे चोर साबित करण तोड़े उन बयानीअ ते गुज़ारिया आहिनि, पर हक़ीक़तूं उन जे उबतड़ नज़र अचनि थियूं। आलमी इदारा तोड़े आम माण्हू बि सम्झे थो त PTI जे हुकूमती दौर में करप्शन वधी आहे। हिन हुकूमत जेतिरो कर्ज़ मुल्की तारीख़ में खयो आहे, ओतिरो कंहिं बि न आहे। उन बावजूदि महांगाई घटि आख़िर छो नथी थिए? के मुल्क अंदरि वॾा मंसूबा बि हिन वक़्त ताईं नज़र नथा अचनि। महांगाई जो सदाऊं ॾींदे अवाम हर पासे खां नज़र अचे थो। ताज़ो ई हिकु रिपोर्ट पिणु साम्हूं आई आहे, जंहिं मूजिबि कोरोना वायरस जे नाले ते मुल्क में 40 अरब रुपयनि जी करप्शन थी आहे। अहम ॻाल्हि इहा आहे त ऑडिटर जनरल उहा रिपोर्ट 6 महीना पहिरियां फाइनल कई हुई, पर उनखे अवाम खां लिकायो वियो हो। IMF पारां मुआहिदे में इहो शर्त रखियो वियो त कोरोना फंड जा तफ़सील IMF खे ॾिना वेंदा, जंहिं मूजिबि 40 अरब रुपयनि जी करप्शन साबित थी आहे ऐं उन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिलियल 133 अरब रुपयनि मां 25 अरब रुपयनि जी करप्शन थी आहे। NDA में 22 अरब 20 करोड़ रुपयनि मां 4 अरब 80 करोड़ रुपयनि जी करप्शन साबित थी आहे। उनखां अलावा मज़दूरनि जे लाइ मिलियल पैसा ऐं तोड़े एहसास प्रोग्राम ऐं वेंटिलेटरनि जी ख़रीदारी तोड़े नयूं अस्पतालूं क़ाइमु करण वारनि मामलनि ते बि वाज़े तौर ते घपला साबित थिया आहिनि। उनखां अलावा इहे पिणु ख़बरूं अचनि पियूं त जेको कोरोना वायरस दौरान पाकिस्तान खे फंड मिलियो हो, ही को कर्ज़ न हो, ही वाज़े तौर ते पाकिस्तान खे फंड मिलियो हो, उन मां एॾी वॾी करप्शन साम्हूं आई आहे। उन बाबति वधीक जांच पिणु हलंदड़ आहे। IMF जे चवण खां पोइ हिन हुकूमत पारां उन जा तफ़सील अवाम आॾो रखिया विया आहिनि ऐं IMF पारां वधीक इहो बि मुतालबो कयो आहे त इन सॼे मामले ते न सिर्फ़ु जांच कई वेंदी, पर इन जे लाइ सिंगल अकाउंट जो मुतालबो पिणु कयो वियो आहे, जेका कुझु ॾींहं पहिरियां ख़बर बि साम्हूं आई हुई। पाण इन्हनि सभिनी मामलनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमान जॉइन कयो आहे उन जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि नामेरा सनतकार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ॿिए पासे मूंखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे डॉक्टर अयूब मेहर साहब, पाण बि मुआशी माहिर आहिनि ऐं इन मामले ते गहरी नज़र रखनि पिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
बेग साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, जरा क्विकली इस पर बात कर लें जो एक खबर सामने आई है 40 अरब रुपए का जो टीका लगा है उस हवाले से। इस पे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये हुकूमत तो हमें बताती थी, चाहे वो इलेक्शन मैनिफेस्टो या उससे पहले, आपके हुकूमत करप्शन को खत्म करने आई है, और 3 से 3.5 साल इसमें गुजार दिए कि अपोजिशन करप्ट है, पर इस हुकूमत के हवाले से ये चीजें आ रही हैं और बाकायदा तौर पर IMF ने ये कहा है कि इस मामले की ऑडिट चाहिए उनको। देखिए, ये नहायत अफसोसनाक बात है और शर्म की बात है भी है। IMF का जो प्रपोज एग्रीमेंट ड्राफ्ट स्टाफ लेवल पे एग्री किया गया है, जिसको बोर्ड ने अप्रूव करना है, उसमें एक बड़ा कैटेगोरिकली शर्त है, वो ये है कि कोरोना जो फंड है उसकी पूरी ऑडिट कराया जाएगा, और जो इंपोर्ट्स की गई हैं और जो ग्रांट्स में मिली हैं और जो डोनेशंस में मिली हैं, उनकी पूरी डिटेल जो है वो फराहम की जाएगी। ये पहली बार IMF के शराइत में इस तरह का कोई शर्त जो है शामिल की गई है, क्योंकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने IMF को बताया कि 40 अरब रुपए का इसमें करप्शन किया गया है, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम और दीगर जो प्रोग्राम हैं उनमें इम्बल्समेंट शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ये जो सती सावित्री हुकूमत आई थी और ये कह रही थी कि हमारे दौर में करप्शन नहीं होगा, तो भाई कोरोना तो इन्हीं की दौर में हुआ है और ये करप्शन भी इन्हीं के दौर में हुआ है। आपकी चेक एंड बैलेंसेस क्या हैं? IMF को किस तरह से आप ये साबित कर सकेंगे कि हमने करप्शन खत्म कर दी या कम कर दी? आप तो अपने दौरे हुकूमत में ऐसे प्रोग्राम में जो गुर्बत की लकीर के नीचे के लोगों के लिए है, उसमें अगर करप्शन 40 अरब रुपए आप टीका लगा दिया, खा गए, तो आपकी गवर्नेंस मेरे नजदीक खत्म है फिर वो। और यही वजह है कि IMF ने इसको क्लॉज के तौर पे अपने फाइनल एग्रीमेंट में शामिल किया है। ज़ाहिर है, वो जो तफसीलात अब सामने आई हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इस पर बताइएगा, जैसे बेग साहब ने अब जिक्र किया, ज़ाहिर है ये अगर बात की जाए आम लोगों के समझने के लिए कि इस हुकूमत ने अगर सबसे ज्यादा कर्ज लिया है, अगर इस हुकूमत ने इस वक्त तक कोई हमें बड़ा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता, उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है, तो आम लोगों के जहन में यही सवाल उभरता है कि फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब तो बाकायदा तौर पर IMF ये कह रहा है कि 40 अरब रुपए का टीका लगा है कोरोना फंड में। आपकी इस पर क्या राय है सर? इसमें दो बातें मैं अलग अलग इनको रखना चाहूंगा। जहां तक बात है कि इस हुकूमत ने इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे बड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया है लोन लेने का। कभी किसी दौर में इतना बड़ा माउंटेन नहीं बनाया गया था लोन फॉरेन एक्सटर्नल डेट का। इसलिए स्टेट में खुद कह रहा है कि 90% ऑफ GDP पे हम पहुंच गए हैं एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज जो है हमारी। तो वो खुद गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, फंक्शनरीज हैं, ये तो एक ओपन मतलब ऐसा रहता है कि 98% ऑफ GDP बहुत खतरनाक लिमिट है, जो पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम मैं मेंशन नहीं कर सकता, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसमें जो खास बात है, आपने एक क्वेश्चन अभी का बखुद ही जिक्र किया कि इसमें कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोन लिया गया है गुज़िश्ता 2 साल में, वो सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए लिया गया है, और अपोजिशन की तरफ से भी कोई उस वक्त क्रिटिसिज्म नहीं आता रहा जब बजट डॉक्यूमेंट डिस्कस होने चाहिए थे। बजट में कैटेगोरिकली मेंशन की जाती रही है एक्सटर्नल बॉर्बिंग। पिछले बजट में भी अभी 2020-21 का बजट आया, इसमें भी 2019-20 का जो बजट था उसमें भी 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती थी। जो बजट के अलावा जो बॉर्बिंग है वो अलग है। IMF की बॉर्बिंग इसमें शामिल नहीं कर रहा। ये बजट की बॉर्बिंग है जो ये मेंशन करते रहे बजट में, और डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए बॉर्बिंग होती रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बॉर्बिंग नहीं हुई। दूसरी चीज ये मैं इसको लिंक करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि जो इन्होंने टीका लगा दिया और ये इसमें कोरोना फंड में जो गड़बड़ हुई है, इसमें हमें ये बात एक बहुत ज्यादा इसमें जो खतरनाक बात है वो ये कि ये जो कोरोना फंडिंग का पैसा था ये ग्रांट्स थी, ये लोन नहीं था। ग्रांट्स में गड़बड़ की गई है, लोन तो अलग चीज है। जो ग्रांट्स थी जो इनकम ग्रुप के पीपल तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें ये गड़बड़ की गई है, उसके पैसे में गड़बड़ की गई है।
और अगर आप गौर करें, अगर आपको याद हो कि आईएमएफ में रिकॉर्ड टाइम लगा है, इस दफा जो हमारी नेगोशिएशन होती रही है, उस नेगोशिएशन में जो बहुत बड़ा एक टाइम लगा है, काफी अरसे तक नेगोशिएशन होती रही है, उसमें एक क्लॉज आ रहा था कि गवर्नमेंट का सिंगल अकाउंट होना चाहिए। वो सिंगल अकाउंट क्यों कह रहे थे, वो ये बात देखिए अब आके ओपन हो गई कि सिंगल अकाउंट का मकसद ये था कि जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उनके जो ऑडिट का प्रोसीजर है, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ऑडिट जो है वो डायरेक्टली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के परव्यू में आता है, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो ऑडिट करते हैं, कुछ का ऑडिट जो होता है उसमें सिर्फ फंड ट्रांसफर करने की हद तक होता है, यूटिलाइजेशन का ऑडिट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आखिर में आके इस नेगोशिएशन के बाद ये पॉइंट एक सामने आया कि देखिए अगर सिंगल अकाउंट नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से हमने जो आईएमएफ का जो पॉइंट था, जिसको मैं भी समझता था वो पॉइंट सही नहीं था, कुछ मजबूरियां हमारी हैं, सिंगल अकाउंट गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, इस गड़बड़ ने आईएमएफ के मौके को तकवीत दे दी है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इसके बहुत दूर रस इसके नतीजे निकलेंगे। इस जाहिर है point फिर को बना करके अब अगर देखा जाए तो इस पर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा उठे, बात हो, ये चीजें हमें इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। जाहिर है ये आईएमएफ ने मजबूर किया तो चीजें सामने आई, वरना 6 महीने पहले ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आ चुकी थी। बेग साहब, जाहिर है जो अब इस वक्त सूरत हाल है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, इससे पहले भी सिंगल अकाउंट का आईएमएफ कह चुकी थी और अभी ये उसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर हो गई है। हुकूमत मिनी बजट की इस वक्त तैयारी कर रही है जिसमें नए टैक्स भी लगाए जाएंगे, टैक्स छूट भी खत्म होगी, फिर उसमें हम देखेंगे कि जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन में मजीद उसका इजाफा होगा और कल इतलात हैं कि काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी और ये सब कुछ तय हुआ है आईएमएफ के साथ। तकरीबन 3 दिन पहले जुम्मे के दिन ये बता रहे थे तरीन साहब कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। अब किस तरह से देखते हैं कि 3 दिन पहले एक बात की और आज ये खबरें आ रही हैं कि कल मंजूरी ली जाएगी मिनी बजट की? देखिए, मेरी इन दोनों चीजों के ऊपर शौकत तरीन साहब कराची में थे, मुलाकात हुई है और चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब से भी मेरी बात हुई है। और जो मिनी बजट के लिए तरीन साहब कह रहे थे कि वो ला रहे हैं, उसमें 2 तरह के टैक्सेस हैं। एक तो उन्होंने जो एफबीआर का टारगेट है जो हमारा था तकरीबन 5,800 का, अब उसको बढ़ा के 6,100 बिलियन रुपीस जो है वो करने जा रहे हैं और ये डेफिनेटली नए टैक्सेस लगाकर ही वसूल किया जाएगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि 350 अरब रुपए की सब्सिडी जो मुख्तलिफ टैक्स की दी हुई थी, जिसमें कुछ ऐसे हसास सेक्टर थे, फर्टिलाइजर वगैरह या खाद वगैरह या इवन खाने पीने की या फार्मास्यूटिकल, खदशा है कि ये सब्सिडी वहां से हट जाए और जब उन पे से सब्सिडी हटेंगी तो वो टैक्स लागू हो जाएगा, जिससे उनकी कीमतें महंगी होंगी। मैंने आने वाले वक्त में फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स में इजाफी बोझ नजर आ रहा है। तो 350 रुपए तो यहाँ से ले रहे हैं और जो उन्होंने 5,800 अरब के टारगेट को बढ़ा के 6,400 अरब रुपए वो कर रहे हैं, वो आपका 600 अरब रुपए वो है। उसके अलावा जो बड़ी चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे। 30 रुपए फी लीटर पे एग्री कर लिए हैं, 4 रुपए फी लीटर हर महीने लगेगा जून 2022 तक, जाके ये 30 लीटर हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे आपका जो है वो तकरीबन 9 रुपए है 1 लीटर में, उसके बाद 30 रुपए उसमें जो ऐड होने जा रहा है, 39 रुपए सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे हो जाएगा। बिजली का टैरिफ उन्होंने बढ़ाने का कहा है 4 रुपए 65 पैसे, जिसमें 1 रुपए 65 पैसे बढ़ा चुके हैं, 3 रुपए मजीद इन्होंने बढ़ाना है ग्रेजुअली ये बिजली के टैरिफ में। इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ने जा रहे हैं। फिर आईएमएफ ने सबसे ज्यादा तशवीश दी है वो सर्कुलर डेट के ऊपर जो 2,400 बिलियन रुपए का है, और प्राइवेट सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पीआईए है, रेलवे है, स्टील मिल है, वापडा है,
500 अरब रुपए का तकरीबन सालाना यह खसारा है। तो इसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में नहीं आ रहा। आप तिजारती खसारा भी देख लीजिए, 35 से 36 अरब रुपए सालाने का कम से कम तिजारती खसारा होगा, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट वही 26 अरब रुपए है और इंपोर्ट 65 अरब रुपए के करीब, 65 अरब डॉलर जो है वो पहुंच रही है। तो इस वजह से हमारे रिजर्व जो है वो डिप्लीट्स हो रहे हैं। हमारे रिजर्व स्टेट बैंक के अब 16 बिलियन रह गए, बैंकों के 7 बिलियन, 23 बिलियन रह गए। ये 26 बिलियन होते थे। इनकी पेमेंटें क्या हुई है? एक तो तिजारती खसारे की वजह से ये डाइल्यूट हुए हैं, और दूसरे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कर्जों की अदायगियां, वो इनके पास हैवी आया है, वो पैदा हुआ। तो अब आप इनके पास सिर्फ 26 अरब रुपए के जो थे, 27 अरब के जो रिजर्व थे, वो कम होकर 23 अरब हो गए। आखिरी बात, सऊदी अरब, मुझे एक बात करने दें। जी, सऊदी अरब ने जो हमको 3 बिलियन दिया है वो 4% पे, और 1.2 बिलियन उधार तेल की सहूलत दी है 3.75 पे, और उसने 6 या 7 उसमें डिफॉल्ट के क्लॉज डाले हैं कि डिफॉल्ट होने की सूरत में हम निकाल सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग कम होने की सूरत में हम ये पैसे निकाल सकते हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम के आपके निकलने की सूरत में हम ये पैसे निकाल सकते हैं। जाहिर है, मतलब उसका खदशा अब तक बरकरार है कि इस तरह भी सूरत हाल बन सकती है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, अगर देखा जाए जो पहले रखा गया था एफवीआर की कलेक्शन के हवाले से, वो बढ़ाकर अब उसमें 300 अरब हमें मजीद नजर आ रहे हैं, और 350 अरब रुपए की अब जो छूट है वो सब्सिडी उसको ख़त्म किया जा रहा है, नए टैक्सेस लगने हैं, पेट्रोल बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होना है। अब आखिर क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज थी जिस पर बात हो सकती थी हुकूमत की जानिब से, या फिर हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि जो अहकामात आएंगे आईएमएफ की तरफ से वो हम मानेंगे, और जो हुकूमत इस वक्त हमें बता रही है? सॉरी, मैं इसको मजबूरी नहीं कहूंगा, मैं इसको नाअहली कहूंगा। बिल्कुल मजबूरी की बात नहीं मैं इसको समझता। द रीजन इसके खुद जो पॉलिसीज हैं और जो स्टेप लिए जा रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन, वाज़ेह तौर पे कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। सबसे पहली बात यह कि आईएमएफ ने जो टारगेट इनको रिवाइज करके दिया था, इनके अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट रखे हुए थे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इतने टैक्स की कलेक्शन अच्छा इंडिकेटर नहीं थी। टैक्स लगाए जाते हैं ग्रेजुअली जब आपकी जीडीपी भी उस हिसाब से ग्रो कर रही हो। टैक्स टारगेट ही एम्बिशियस जरूर थे, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छे इंडिकेटर नहीं थे। इनके अपने टारगेट बहुत ज्यादा थे। दूसरा ये, इनके पास इजी जो नजर आता है वे जिस पर टॉप की जा सकती थी, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएंगे। असद उमर साहब बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा करते थे कि हम डायरेक्ट टैक्सेस पे जाएंगे, लेकिन अब इनका मेन एम्फेसाइज जो है गवर्नमेंट का, वो 2 साल से इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नजर आ रहा है, खासतौर पे जीएसटी पे। दूसरा, इन्होंने स्टेप ये लिया कि जब टैक्स के टारगेट बढ़ाने थे, तो बढ़ाने के लिए इनको सबसे इजी मैकेनिज्म ये नजर आया, जो एक ही ये जुम्बिश कलम पे जो हो सकता है, वो ये कि ये सब्सिडीज को विड्रॉ कर लें। ये सोचा नहीं गया, ये इस पर काम नहीं किया गया कि वो सब्सिडीज जो दी गई थी उनके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या रीजन था। सब्सिडीज की किसी वजह से दी गई थी ना, सब्सिडीज का कोई फंक्शन तो था, उसका उनका कोई रोल था इकोनॉमी में, उससे उसका एक्सपोर्ट को बेनिफिट होना था, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होना था, उससे इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस पे पॉजिटिव असर पड़ रहा था। सब्सिडीज को एकदम से खत्म कर दिया जाएगा, और जाहिर है कि उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर, जो पहले ही डबल डिजिट में आ चुका है। हमारा प्रॉब्लम सर, इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, फिर मैं बेग साहब के पास जाऊंगा कि क्या आपको इस वक्त नजर आ रहा है सूरत हाल को देखते हुए कि साल के जो बजट साल पूरा होगा तो उस वक्त इन्फ्लेशन कहां पर होगी? जी देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो ये गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं कि ये स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट में कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपकी इस प्रोग्राम में एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो डाइकोटोमी या कंट्राडिक्शन नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो नेचर ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होता है जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने के बाद उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है और वो कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं।
वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए या इंटरेस्ट रेट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नेचर ऑफ इन्फ्लेशन, वो डिमांड पुल नहीं है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं हो सकती, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जो रॉ मटेरियल की या ओवरहेड्स की प्राइसेस बढ़ जाने से या टैक्सेस और ड्यूटीज के बढ़ जाने से जो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं। पाकिस्तान में ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, ओवरहेड्स की कॉस्ट बढ़ रही है। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ये मॉनेटरी पॉलिसी इस सूरत में उसको कंट्रोल भी नहीं करती और बार दफा मॉनेटरी पॉलिसी खुद इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट कर देती है। ज़ाहिर है उसका वो कभी कभार बायस भी बनती है। बिल्कुल बेग साहब, क्विकली इस पर थोड़ा सा बताइएगा। जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, ज़ाहिर है एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है मुसलसल हुकूमत की तरफ से कम कोई ट्रैक भी नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। जो इस वक्त इकदाम लिए जा रहे हैं वो क्या आप समझते हैं कि मजीद महंगाई का बायस बनेंगे और साल के आखिर तक जब बजट साल पूरा होगा तो उस वक्त सूरत हाल कहां पर होगी? करता हूं कि इन्फ्लेशन जो हमारा जो है वो आपकी इनकम में इजाफे और उसके बाइस ज्यादा अखराजात की वजह से नहीं है। मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि हर एक आदमी समझ सके। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं विनाश साहब। एक तो अफराती ज़र को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा होता है ग्रोथ को ट्रिगर करना, यानी ग्रोथ को में इजाफा करना। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें आप टाइट करते जा रहे हैं, जिसमें आपने मार्कअप बढ़ाते जा रहे हैं, उसके से तो आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। आपके टारगेट रिवाइज हो रहे हैं। आप पहले बातें करते थे 5-6% की, आप 4% बमुश्किल पे आ गए। IMF का भी 3.9 का प्रोजेक्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में मार्कअप बढ़ा के इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर जेका हिन वक्त हुकूमत जी मईशत के हवाले से का न पॉलिसी नजर अचे पई, न को ट्रैक नजर अचे पियो त कीअं इन्फ्लेशन के कंट्रोल कयो वेंदो ऐं मिनी बजट अचण जूं तैयारियूं हिन वक्त थियनि पयूं जंहिंमें वाज़े तौर ते महांगाई जो हिकु वॾो तूफ़ान अचण जो इम्कान आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं। ते वक्त है ब्रेक जो असां सां गॾु अचे। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण हिन में ज़िक्र कंदासीं। दुनिया में हिकु ॿियो कोरोना वायरस जो नओं वेरिएंट साम्हूं आयो आहे। ओमिक्रॉन नाले हिन वेरिएंट दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में थरथलो मचाए छॾियो आहे। जॾहिं त दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां सफ़री पाबंदियूं पिण मड़ी वियूं आहिनि ऐं उन सिलसिले में अॼु पाकिस्तान पारां भी सफ़री पाबंदियूं मड़ी वियूं आहिनि। अॼु असद उमर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो ॿुधायो वियो त ही वायरस तेज़ी सां फैलिजे पियो। हिन वायरस के को भी रोके नथो सके, पर असां इहा कोशिश करे सघूं था त ही घटि में घटि माण्हुनि खे इफेक्ट करे। अॼु असद उमर पारां इन ॻाल्हि ते बि ज़ोर ॾिनो वियो त इन वायरस खां बचाव जो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तरीक़ो वैक्सीन ऐं उन खां अलावा एहतियात आहे। जॾहिं त साॻे वायरस जे हवाले सां सिंध हुकूमत पारां बि अहम ऐलान कया विया आहिनि। सूबाई सिहत वारी वज़ीर अज़रा फज़ल पेचू पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, जंहिंमें बि हुन पारां इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो वियो त हिन खां बचाव जो तरीक़ो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ वैक्सीनेशन आहे ऐं उन खां अलावा एहतियाती उपाउ आहिनि। ऐं उन सां गॾो गॾु अज़रा फज़ल पेचू पारां इहो पिणु ख़दशे जो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो त इहा हिन वक़्त ताईं हुनखे ख़बर न आहे त छा हिन वायरस ते बि इहा वैक्सीन असरअंदाज़ थिए थी या नथी थिए। बूस्टर डोज़नि जे हवाले सां हुन पारां ॿुधायो वियो त उन बाबति वफ़ाक़ सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। उन्हनि वटि एतिरा हिन वक़्तु वैक्सीन जा डोज़ मौजूदु आहिनि। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था असद उमर जो हिन बाबति छा चवणो, अचो त ॾिसूं। असद उमर जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाण डॉक्टर सईद अहमद ख़ान साहब। पाण इन कोरोना वायरस के सॼे अरसे दौरान मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां सां गॾु बि रहिया आहिनि ऐं इन मामले ते गहरी नज़र रखनि था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ये जो नया एक वेरिएंट सामने आया है, WHO की तरफ से भी कहा जा रहा है ये खतरनाक है, आप किस तरह से देखते हैं इसको और क्या अपडेट्स आ रही हैं इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। दुनिया में काफ़ी हद तक
गया था, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बाद काफ़ी हालात काबू में थे, लेकिन अचानक ये नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन के नाम से, और काफ़ी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर, क्योंकि जिस तेज़ी से ये फैल रहा है और इसकी फैलने की जो कैपेसिटी है जितनी तेज़ है, इवन डेल्टा वेरिएंट से भी तेज़ी से ये फैलता है। और इसकी वजह ये है कि जेनेटिकली ये काफ़ी चेंज्ड है। डेल्टा वेरिएंट में बहुत महदूद तब्दीलियाँ थी या म्यूटेशंस थी, लेकिन इस वेरिएंट में 50 के करीब म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से हो रही है। दूसरा, ये री इन्फेक्शन के जो पोटेंशियल है इसमें कई गुना ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट के बनिस्बत। तीसरा इसमें यह है कि इसमें इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम को चकमा देने की बहुत ज़्यादा खासियत है कि ये प्रीवियसली जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसमें एंटीबॉडीज़ बन गई है तो ये उसको भी अपने आप को उससे बचा के इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। तो इसकी काफ़ी तशवीश में काफ़ी दुनिया मुब्तला है, जिसकी वजह से आप जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि सफरी पाबंदियाँ लगा दी गई फौरी तौर पे, और बाकी सख्त इक़दाम उठा रही हैं ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। इसी तरह पाकिस्तान के हुकूमत ने भी बर वक्त इक़दाम उठा लिए हैं, और जो ममालिक जहाँ से ये एक्सपेक्टेड है कि ये वायरस आ सकता है, ये वेरिएंट आ सकते हैं, तो वहाँ पे सफरी पाबंदी फौरी तौर पर लगा दी गई है। और फिर एयरपोर्ट्स पे इसकी स्क्रीनिंग जो है वो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आएगा एयरपोर्ट के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली या बाहर से आएगा, पाकिस्तान में इस वक्त लकीली इसकी मौजूदगी की निशानदेही नहीं हुई है। तो जैसे ये एयरपोर्ट पे अगर तरह सा किसी मुसाफिर के जरिए आता है तो बर वक्त इसकी तशखीस बहुत ज़रूरी है। अगर हम बर वक्त इसकी तशखीस कर लेते हैं, एक दो पेशेंट अगर पैसेंजर बाहर से आते हैं उनको महदूद कर लेते हैं, क्वारंटीन कर लेते हैं, तो ये लोकल जो इसकी ट्रांसमिशन इसको रुक जाएगी। अगर हम लोकल ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाब होते हैं तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी होगी। करंटली अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की जो नंबर्स है वो बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो ये हमारे लिए तसल्ली बख्श है कि इस वक्त तमाम जो हमारी फोकस है वो इस वेरिएंट पे हम लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपने भी कहा कि NCOC ने भी रिकमेंडेशन दी है कि वाहिद हल इसका जो है वो वैक्सीनेशन में है। तो जो अभी अच्छा तक डॉक्टर साहब, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं ज़ाहिर वैक्सीनेशन के हवाले से, क्या इस पर जो सारी वैक्सीन है वो इस पर असरअंदाज हो सकती है, या फिर इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ सामने नहीं आई? जो हमने अभी तक डेटा रिसीव किया है और जो रिसर्च अब तक शेयर हुई है, और जो साउथ अफ्रीका से जो डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, उनके मुताबिक अब तक वहाँ भी जितने ज़्यादा इन्फेक्शन जिन ज़्यादा लोगों में है वो उन लोगों में ज़्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी बड़ी आबादी ऐसी है जो वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वैक्सीनेशन यकीनन मौसर है और इफेक्टिव है। और जिन लोगों को इवन वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है उनमें शदीद अलामात जाहिर नहीं हुए। तो वैक्सीनेशन, कोई भी जो वैक्सीन अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल है या दुनिया में, वो यकीनन कारआमद है और वो बीमारी की शिद्दत से बचाती है। यकीनन कुछ केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है या कोविड हो सकता है, कोरोना हो सकता है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइजेशन से और शदीद बीमारी से बचाता है। तो हमारे पास अब भी ऑप्शन मौजूद है कि हम वैक्सीनेशन पे फोकस करें और उससे अपना फोकस और नज़र ना हटाएं। और गवर्नमेंट मुसलसल कोशिश कर रही है और आवाम को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए कि अब तक जो लोग वैक्सीन नहीं लगाई जिन्होंने, वो एक बहुत अहम फैक्टर है। और वो ख़तरनाक फैक्टर यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीन एक भी नहीं लगाई वो वायरस के अफजाइश का एक जगह बनेगी जहां से फिर ये वायरस दूसरे लोगों में फैल सकता है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वो फौरन वैक्सीन लगा लें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोग आइडेंटिफाई करें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, उनके लिए सहूलियात मुहैया करें और घर घर तक जाके उनको वैक्सीन लगाए, ताकि डॉक्टर साहब थोड़ा इस हवाले से ये भी बताइएगा, क्योंकि बूस्टर डोज की भी बात हो रही है खासतौर पर इस वेरिएंट के हवाले से, और ये भी नाजरीन के लिए आगाह कीजिएगा, ये जो वैक्सीनेशन हो चुकी है इसके क्या कोई टाइम फ्रेम है इसका कि कब तक ये मौसर हो सकती है और इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है फाइट करने के लिए? अब तक जितने वैक्सीन लोगों को लगी है वो बिल्कुल कारआमद है। ये कब तक कारआमद रहती है ये ऐसा सवाल है जो आइंदा आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा, क्योंकि इस पे रिसर्च मुसलसल जारी है। हम भी इस पे एक रिसर्च कर रहे हैं।
लेकिन अब तक जितना हमने रिसर्च किया, अब तक ये तकरीबन 7-8 महीने तक ये कारामद है। अब तक एंटीबॉडीज उन लोगों में मौजूद है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। और बूस्टर डोज का फिनोमिना काफी दुनिया में देखा गया है, उससे तकरीबन 70 गुना और 60 गुना एंटीबॉडी ज्यादा पैदा होती है, जो कि इस बात की निशानदेही है और इस बात की तस्दीक करती है कि बूस्टर डोज कारामद है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ऐलान किया है कि वो बूस्टर डोज के इंतजाम कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा इकदाम है। लेकिन इवन जो 2 डोजेज लग गई हैं उन लोगों को भी फायदा है कि उनमें एंटीबॉडीज मौजूद है और वो मौसर उनका मुदाफ़ती निज़ाम है, जो यकीनन उन लोगों से कई गुना ज़्यादा महफूज है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई। तो वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ करना चाहिए और वो लोग जो अभी तक हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे उनको आगे आना चाहिए। हुकूमत के जो इक़दाम है उनका भरपूर साथ देना चाहिए और कोई भी अपने जहन में ऐसे सवालात नहीं उठाने चाहिए कि अब तक जिस तरह शुबूत थे वैक्सीनेशन से नुकसान होता है। आपके सामने लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, पाकिस्तान में किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब तो खुदारा इस तरह की जो तवहुमात है उससे अपने आप को बचाना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर, और इसी में सबकी बचत है, ज़ाहिर है अपने और परायों को इससे बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। जेको ही नओं वेरिएंट आयो आहे उन खां बचण जो तरीक़ो भी वैक्सीन ही आहे, उन सां गॾोगॾु जेको एहतियात आहे उनखे ई जारी रखी इन वेरिएंट खां बि बची सघिजे थो। इन खां अॻु दुनिया में हिन वक़्त ताईं लखे माण्हू वायरस सबबि मरी चुका आहिनि ऐं हीउ जेको नओं वेरिएंट आयो आहे इहो उन खां वधीक ख़तरनाक नज़र अची रहियो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मलिक रियाज़ ऐं उन पुट जे हवाले सां बरतानिया जी अदालत पारां आयल फ़ैसिले जे हवाले सां। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मलिक रियाज़ जे हवाले सां। सिंध जे हज़ारे एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो कंदड़ बैरिया टाउन जे मालिक मलिक रियाज़, जंहिं कराची जे मलीर वारे इलाइक़े में सदियुनि खां क़ाइम तारीख़ी ॻोठनि खे ड्राहे पट कयो, जंहिं ख़िलाफ़ सॼी सिंध 6 जून ते पुरअमन एहतिजाज वसीले पंहिंजो फ़ैसिलो बि ॿुधायो हो। अफ़सोस मुल्क अंदर कानून इंसाफ़ ते अमल दरामद न हुजण सबब सियासी पार्टियों पुलिस इदारा तोड़े अदालतूं मलिक रियाज़ के पाकिस्तान में रिलीफ फ्राहम कन थियूं, पर ताज़ो ई जुमे ते मलिक रियाज़ के बरतानिया जी अदालत पारां करप्ट करार ॾेई संदसि जी ऐं उन जे पुट अली रियाज़ मलिक जो वीज़ा रद्द कयो वियो आहे। बरतानिया जी कोर्ट ऑफ अपील जुमे ते फ़ैसिलो जारी कयो, जंहिंमें जज पारां तफ़सील सां इन फ़ैसिले जा कारण पिण ॿुधाया विया आहिनि। फ़ैसिले में जज पारां मलिक रियाज़ ऐं उन जे पुट जी वीज़ा कैंसिल करण खे दुरुस्त करार ॾिनो आहे ऐं इहो पिणु चयो आहे त ही ॿई पीउ पुट अवाम जे मुफ़ाद में बरतानिया जी ज़मीन ते पेर रखण जे बि क़ाबिल न आहिनि, जंहिंसां बेंच में शामिल ॿिनि जजनि पारां इतफ़ाक़ पिणु कयो वियो आहे। जज निकोला डेविस पारां वधीक इहो पिणु लिखियो वियो आहे त मलिक रियाज़ ऐं उन जो ख़ानदान जी मिल्कियत में जंहिं रीति इज़ाफ़ो थियो आहे उहो मशकूक आहे ऐं उन सां वाज़िह तौर इम्कान आहे त पाकिस्तानी हुकूमत जी सज़ा खां बचण लाइ मलिक रियाज़ पैसो मुंतक़िल कयो, जंहिं ऐं जुडिशल पेशरफ़्त खे बि मशकूक करार ॾिनो वियो आहे। बरतानवी जज मुताबिक़ मलिक रियाज़ ऐं उन जे ख़ानदान जी मिल्कियत जी रक़म 11 करोड़ 94 लख 26,532 पाउंड आहे, जेका गैर क़ानूनी तौर ठाही वई आहे। BBC जी ख़बर मूजिब बरतानवी जज पारां केस जे फ़ैसिले जो हवालो ॾींदे वधीक लिखियो वियो आहे त मलिक रियाज़ कराची बैरिया टाउन जी ज़मीन जे कब्ज़े जी मद में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद 460 अरब रुपया पिणु ॾिना आहिनि। हिन फ़ैसिले खां अॻु 2 साल पहिरियां 2019 में बरतानिया जी नेशनल क्राइम एजेंसी मलिक रियाज़ ख़िलाफ़ जांच कई हुई, जंहिं दौरान ACA जो चवणु हो त मलिक रियाज़ ऐं उन जो ख़ानदान करप्शन में मुलविस आहे। इन जो सबबु इहो पिणु ॿुधायो वियो हो त मलिक रियाज़ पारां जेका मिल्कियत मुंतक़िल कई वई आहे उहा गैर क़ानूनी आहे। हिकु ठाह मूजिब 19 करोड़ पाउंड ऐं हाइड पार्क प्लस नाले इमारत जो अपार्टमेंट बि ॾोह तौर हुकूमत खे ॾिनो हो। फ़ैसिलो 2017 दौरान मलिक रियाज़ जे पुट अली मलिक ऐं उन जी ज़ाल मुबशरा अली मलिक वटि मौजूद रक़म जी जांच बाद थियो हो, जंहिं मूजिब मलिक रियाज़ जे पुट अली मलिक जी घरवारी मुबशरा जे अकाउंट में 5 करोड़ 69 लख 17,000 पाउंड हुआ, जेके साॻे ई साल 2017 जे डिसंबर ताईं वधी 13 करोड़ पाउंड खां वधीक थी विया हुआ, जंहिं ते जज पारां इहो पिणु चयो वियो हो त थोरे वक़्त में रक़म में एॾो इज़ाफ़ो मशकूक आहे, जंहिं तहत बरतानवी हुकूमत पारां मलिक रियाज़ ऐं उन जे पुट अली मलिक रियाज़ जो वीज़ा रद्द करे छॾियो आहे। हीउ तमामु वॾो फ़ैसिलो आयो आहे, जंहिं बाबति सवाइ कुझु यूट्यूब चैनल तोड़े सोशल मीडिया खां अलावा किथे बि इन केस जो ज़िक्र न आहे। चाइना मुल्क में इदारा सुप्रीम कोर्ट, नेब, FIA इन मामले ते नोटिस वठंदा।
अहिड़े वॾे फ़ैसिले ते मीडिया छो ख़ामोश आहे? छो हिन मामले ते हुकूमत छॾियो पर मुख़ालिफ़ दुर्बे को अॻुवाण हिन वक़्त ताईं का बि ॻाल्हि ॿोल नाहे कई ऐं नई कोई ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु आहे? हीअ सभु शयूं इहो ॿुधाइनि थियूं त सभु मलिक रियाज़ जा साथारी बणियल आहिनि। पाकिस्तान में इन बाबति त हिन वक़्त ताईं को वॾो फ़ैसिलो नाहे अची सघियो, पर जेके सुठी साख रखंदड़ मुल्क आहिनि उहे सम्झनि पिया त हीउ मलिक रियाज़ जेको सिंध अंदरि हज़ारे एकड़नि जी ज़मीन गिड़काए चुको आहे उहो वाज़िह तौर ते न सिर्फ़ु करप्शन में मुलविस आहे पर ग़रीब माण्हुनि जे ॻोठनि खे ड्राहे उन पारां पट कयो वियो आहे। इन ई सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।